ऐसा कोई वाकया जो आपको लगे कि आपको जिसने बहुत अच्छा इंसान बनाया या जिसने आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया, ऐसा कुछ यदि आपके ज़हन में अभी आता है, तो वो ज़रूर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी का स्ट्रगल होता है जो लोगों से कनेक्ट करता है। अदरवाइज़ जो लोग अभी आपके बारे में पढ़ रहे होंगे, क्या बात है यार, क्या बड़े पद पे रही हैं और अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, सब कुछ है, अच्छी ज़िंदगी है। तो क्या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसके बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं? फौज में रहते हुए लगभग हर रोज हर दिन एक चुनौतीपूर्ण दिन था। तो एक्सक्लूसिवली कुछ नहीं, लेकिन जब मैं एकेडमी में थी उस समय लातूर में एक भूकंप आया था और हम भी रात में, क्योंकि हैदराबाद काफी पास था उस जगह से, तो हमारी पूरे बिस्तर हिल गए थे सबके और हम सब बिल्डिंग से बाहर आके एकदम नीचे चले गए थे। तो उस भूकंप के बाद मैंने पहली बार भारतीय वायुसेना को देखा, किस तरह से राहत सामग्री वहां पर इकट्ठा होती थी। तो हम सभी को, क्योंकि बहुत से वायु सैनिकों ने, बहुत से उनके परिवारों ने कपड़े, अनाज, अपना एक एक दिन का राशन सब वहां ला के दिया, तो हमारा काम था उस सबके बंडल्स बनाना और उनको एयरक्राफ्ट में पोजीशन करवाना। तो ये जब हमने ये काम किया पूरा दिन भर और 2 दिन तक हमने ये जब काम किया, तब मुझे समझ में आया कि वायुसेना कितनी अहम है हमारे देश के लिए। तो एक तो ये था। दूसरा, पर्सनल लेवल पे मुझे मेरे जीवन साथी का वहां मिलना, जो कि एक भारतीय नौसेना के अधिकारी थे। भारतीय वायुसेनाएं तीनों सर्विस के अधिकारियों को फ्लाइंग की ट्रेनिंग देती हैं। तो जहां मैं एक कैडेट थी, वहां मेरे हस्बैंड एक 3 साल की सर्विस पूरे कर चुके अधिकारी थे और वो सेना में, वायुसेना में अपनी ट्रेनिंग लेने आए थे। तो हमारा एक म्यूजिक क्लब होता था, अलग अलग हॉबी के क्लब थे, फोटोग्राफी क्लब था और अलग अलग चीज़ों के। तो उसमें मैं म्यूजिक क्लब में अक्सर हम लोग गाना गाया करते थे। तो एक बार हमारे एक सीनियर ऑफिशियल की फेयरवेल पार्टी थी। हमारे ऑफिसर्स चाहते थे कि बहुत लोग सोलो गा रहे हैं तो एक डुएट गाना भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक नेवल ऑफिसर है फ्लाइंग फैकल्टी में, वो अच्छा गाता है, तो ये हमारे ग्राउंड ड्यूटीज फैकल्टी में, मतलब उस समय मैं फ्लाइट कैडेट थी, तो फ्लाइट कैडेट अनुमा है, तो इनका एक डुएट हम गाने के लिए कहेंगे। तो चूंकि मेरे हस्बैंड बड़ी ऊंची पिच से गाते थे, तो वो डुएट तो नहीं गा पाए, लेकिन उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई और वो अक्सर अपने किसी दूसरे साथी के साथ रुक कर हमारे म्यूजिक क्लब के वहाँ खड़े होकर वो गाना सुनते थे। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे ताऊ जी से उनका चेहरा काफी मिलता है। एंड मुझे ऐसा उनको देख के मिसमैच काइंड ऑफ थिंग, हाँ, मतलब मेरे परिवार में मेरे ताऊ जी से, तो मैं सोचती थी कि ये बंदा, ऐसा लगता है कि इस, मतलब बहुत बार देखा हुआ, ऐसा लगता है कि इसे मैं जानती हूँ पता नहीं कब से। और फिर हमारी, अच्छा एक और चीज थी, हम दोनों अलग अलग सेनाओं में थे। तो जब हम एकेडमी में थे तो हमने कभी ऐसी बात नहीं की कि हम अपनी लाइफ साथ में बिताना चाहते हैं, दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन बहुत क्लियर था कि हमारी ना तो शादी हो सकती है और ना हम किसी सीरियस उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन एकेडमी में जब मैं ऑफिसर बन के बाहर निकली और वो फ्लाइंग के विंग लेकर बाहर निकले और वो गोवा गए और मैं भोपाल आई, तो उनका लगभग रोज फोन आने लगा। उस समय लैंडलाइन फोन होता था, तो मेरे चूंकि पिताजी और माताजी तो थे नहीं, तो दादी जी की हमेशा आंखें उठती थी कि ये बार बार फोन आ रहा है। फिर 7-8 दिनों के बाद वो आए और उन्होंने कहा कि कुछ एक जगहों पर तो पोस्टिंग साथ में होती है ना, तो 2 ही 3 जगह हैं, लेकिन क्या पता हमें मिल जाए। तो मुझे लगता है कि जब ऊपर वाला किसी को साथ रहने के लिए बनाता है तो फिर वो बाधाएं धीरे धीरे हट जाती हैं। तो हम 2 अलग अलग सर्विसेज में थे, मैं लॉजिस्टिक्स अधिकारी थी, वो एक पायलट थे। तो नेवल बेस में कोई जरूरी नहीं है कि पायलट्स के लिए अलग से वैकेंसी हो, बहुत कम वैकेंसी थी, लेकिन फिर ऊपर वाले ने हमें कई बार साथ रखा। हम अपने 15 साल की उस समय तक लगातार जो सर्विस की, उसमें करीब हम 9.5 साल साथ रह पाए, तो बड़ी बात है। तो ये भी एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। और जब हम प्रोफेशनल लाइफ में पहुंचे तो अधिकारियों के 2 तरह के व्यवहार थे। पहले वो जो समझते थे कि हमारी बेटियों के उम्र की है, और दूसरे वो जिन्हें लगता था कि हम उनकी प्रतिस्पर्धा में हैं। और तीसरी अधिकारियों की पत्नियां, जिनकी हम बहुत इज्जत करते थे, पर वो ये सोचती थी कि ये लोग लेडीज क्लब में क्यों नहीं आते। तो हमारे रूल्स में बहुत साफ लिखा है, एक ऑफिसर किसी और क्लब का मेंबर नहीं हो सकता। तो जिसका हमने फायदा उठाया और हमने
काफ़ी बार महिलाएं, हमारी जो बहुत ही सम्मानित लेडीज होती हैं, वो नाराज़ भी होती थी कि उनको लगता था कि हमारे लिए भी कोई आ गया जो हमारा काम करेगा, नहीं तो वो सारे काम उनको ही करने पड़ते हैं, जो हमारा अफवाह कहलाता है, AFWWA, एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो हम उससे थोड़ा सा दूर रहते थे। हमारे जो सबॉर्डिनेट्स थे, उनमें जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत गुस्सा होते थे कि उनको हमसे ऑर्डर्स लेने होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे एक ऐसा समन्वय बना कि उनको समझ में आने लगा कि अगर बड़ा टैंकर आता है तो उसमें रीडिंग करने के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनुमा आचार्य ही ऊपर चढ़ती हैं, उसमें पानी का लेवल देखने के लिए भी वो ऊपर चढ़ती हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं की जा सकती और कहीं किसी तरह की कोई फिजिकल लिमिटेशन थी ही नहीं। तो बहुत आराम से हमें एक्सेप्टेंस मिलता चला गया धीरे धीरे। जो वायुसेना ने प्रयोग किया था महिला अधिकारियों को लेके सफल हुआ, पहले ट्रांसपोर्ट्स में, फिर हेलीकॉप्टर्स में, फिर दूसरी 7 टोटल ब्रांचेस हैं, सभी में इंजीनियरिंग ऑफिसर्स भी आई और फिर अंत में 2018 में लगभग 25 सालों के बाद अवनी चतुर्वेदी जैसे लोग फाइटर स्ट्रीम में भी आए। तो पूरा एक जो माहौल हमारा रहा, जो हमारी सर्विस रही, बहुत ग्रेसफुल थी, बहुत चैलेंजिंग रही और हमने कभी काम के घंटे नहीं देखे कि हम अगर हैं तो बेस पर हैं और ज़रूरत है तो 24 घंटे का भी दिन है और कभी 8 घंटे का भी दिन है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि पूरा जीवन जो है वो लाइफ टर्निंग रहा जब तक एयरफोर्स में मैं रही और उसके बाद भी। सीखने की बात ये है कि आप किसी भी जगह रहें, चैलेंजेस हमेशा होते हैं और महिलाओं के लिए आज भी डबल चैलेंजेस हैं। पर विश्वास करिए, आप अगर किसी डबल चैलेंज का हिस्सा भी हैं तो आप जीत जाएंगी, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो नज़ाकत भी दी है और उतनी ही मजबूती भी दी है। तो डरिए मत, अपने आप को इस फील्ड में डाल दीजिए, किसी भी फील्ड में डाल दीजिए, आप बिल्कुल अच्छी मजबूत बन के निकलेंगी। और आपने जैसे सुना कि 12 घंटे भी काम करना है, 24 घंटे भी काम करना है। कई बार हम गुस्सा होते हैं या हमें लगता है कि अरे ये क्या है, हमें इतना काम करना पड़ता है। विश्वास करिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ज़िंदगी में अगर आपके पास करने के लिए काम है, इससे बड़ा ब्लेसिंग कुछ नहीं है। अब उसमें चाहे 8 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, हम दोनों माएँ यहाँ बैठी हैं, हमारे बच्चे भी बड़े हैं, हमारा प्रोफेशन भी चल रहा है और हम कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से सक्रिय भी हैं। आप भी ये कर सकती हैं, आप चाहे माँ हो, बेटी हो या आपकी उम्र कोई भी है, बिल्कुल हिम्मत से खड़े हो जाइए और निकल जाइए। और यदि आप माँ हैं तो आप अगर बच्चों से गुस्सा है या आपको लगता है कि बच्चे वो नहीं करते जो आपने उम्मीद की थी, तो मेरा आपसे ये कहना है, एज अ माँ आपने जो करना था कर दिया, वो आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो बच्चे आपके थे। उनसे उम्मीद मत करिए, आप अपने लिए जीना शुरू करिए। हम दुखी तब होते हैं जब हम सबको समय देते हैं और खुद के लिए समय नहीं निकालते। आज से खुद के लिए समय निकालिए, आपको क्या पसंद है, और सबसे अच्छी बात, किताबों का पीछा मत छोड़िए। मैं अगर अपनी सफलता का राज बताऊं तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मुश्किल समय का 2-4 से साथ 2-4 हुआ, पर सिर्फ एक चीज़ मुझे यहाँ तक ले आई कि मैंने किताबों का साथ नहीं छोड़ा। पढ़िए, खूब पढ़िए, और कुछ नहीं तो आत्मकथाएं पढ़िए। आप एक इंसान की पूरी ज़िंदगी से जितना सीख सकते हैं वो एक किताब आपको सिखा देगी, चाहे आपके पास इंसान हो या ना हो। और दूसरा, अच्छे मित्र बनाइए, आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारों में या पड़ोस में या स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी। यदि लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, वो भी किताबों जैसे ही होते हैं। तो कुछ लोगों को पढ़िए किताबों की तरह और कुछ किताबों को पढ़िए लोगों की तरह, आप जीत जाएंगे।